हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। देखिए, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आप जब भी जॉब के लिए एग्जाम देंगे तो यहाँ से 100% रखिएगा कि एक क्वेश्चन मैकेनिक्स एकदम आना ही आना है, एक दो जो भी आए पर एकदम 100% है। अगर लेटरल एंट्री का एग्जाम दे रहे हैं तो यहां से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप एसएससी जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो यहां से कम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप इसरो का एग्जाम दे रहे हैं तो यहां से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फ्रिक्शन फोर्स किसको कहते हैं। देखिए, फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, तो कहता है कि अगर किसी बॉडी को किसी सरफेस पर रख दें और जब हम उस पर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो बॉडी जब सरफेस पर रखा रहता है तो वो दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स का डेवलपमेंट होता है। और जब हम बॉडी पर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं उसको मोशन करने के लिए, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है। ऐसे फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, नहीं तो सिंपल फ्रिक्शन कहते हैं। जब भी आपको फ्रिक्शन वर्ड सुनाई दे तो समझ जाना है कि फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह का क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जिसमें वर्क डन उसके पाथ पर निर्भर करे, या सीधा भाषा में एक ऐसा फोर्स जो इनिशियल फाइनल कंडीशन पर डिपेंड ना करके पूरे पाथ पर डिपेंड करता हो, ऐसे फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। और दूसरा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी यहां पर है और ये अर्थ सरफेस है, तो इस बॉडी को इस पॉइंट से अर्थ सरफेस अपनी ओर खींच रहा है। तो अगर सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट पर कोई फोर्स का काम कर रहा हो, या ऐसा फोर्स जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर निर्भर करता हो, ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स, आप स्प्रिंग को देख लीजिए, पहले इनिशियल इस पॉइंट पर था, अगर स्प्रिंग को आप खींचेंगे तो यहां पर आ जाएगा। तो इनिशियल से फाइनल वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या उसका इनिशियल पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट क्या था, तो वर्क डन निकालने में सिर्फ इनिशियल और फाइनल का ही हमको मदद मिले या जरूरत पड़े, तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव कहेंगे। और पूरे पाथ पर निर्भर करे तो उसको क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव। तो याद क्या रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि डायरेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स के अंदर आता है? नॉन कंजर्वेटिव। और दूसरा याद रखना ये क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है। तो चलिए फटाफट इसको पूरे थ्योरेटिकल सेक्शन को पहले बहुत अच्छे से समझते, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से इसके ऑब्जेक्टिव और इसके न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या कह रहा है? सबसे पहला फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। तो कह रहा है द फोर्स विच इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस इज नोन एज फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कह रहा है? ये याद रखना है कि अगर किसी बॉडी को किसी सरफेस पर रख दिए, जैसे यहां पर एक बॉडी है, इसको किसी सरफेस पर रख दिए। अब सरफेस रफ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा जब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताएंगे तब। ठीक है, अभी नॉर्मल आप समझिए कि एक सरफेस पर बॉडी को रख दिए, तो अगर आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये बैलेंस्ड होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। बैलेंस कहने का मतलब है कि इसका वेट नीचे लग रहा है और इसको थामने के लिए एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। आप इसको रिएक्शन फोर्स भी लिख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल फोर्स भी लिख सकते हैं। तो क्या कर रहा है कि जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर रहता है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका वेट और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किया रहता है। पर जब हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो अप्लाइड फोर्स का मन होता है कि बॉडी को आगे की ओर मूव करे। तो कहता है कि जब बॉडी मूव करने के समय या बॉडी जब मूव करना चाहता है तो ऐसे मोशन को इंपेंडिंग मोशन भी कहते हैं। याद रखना, इंपेंडिंग मोशन का मतलब कि बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड, आगे बढ़ने के लिए अब तैयार हो रहा है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है? बॉडी और सरफेस के बीच में एक अपोजिट फोर्स लग जाता है मोशन के। ध्यान दीजिएगा, अगर मोशन इधर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर मोशन आपका इधर हो रहा है, चूंकि आप अप्लाइड फोर्स जिधर लगाते हैं जनरली मोशन उधर ही होता है,
तो मोशन के विपरीत दिशा में बॉडी और सरफेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो क्या कर रहे हैं, देखिए डिफिनेशन, द फोर्स विच इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमेशा याद रखना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के विपरीत लगेगा। अप्लाइड फोर्स नहीं बोलना है कि अप्लाइड फोर्स के विपरीत में जो फोर्स लगा। हो सकता है अप्लाइड फोर्स आप जिधर लगा रहे हैं, बॉडी उसके तरफ ना मूव करके अपोजिट भी मूव कर सकता है। अलग अलग केसेस में आपको हम समझाएंगे। तो हमेशा याद रखना है कि बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है, ऐसे फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्लियर? और वही डिफिनेशन आपको लिख दिया जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। द फोर्स विच इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन बिटवीन द टू कॉन्टेक्ट सरफेस इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपल फ्रिक्शन। ये तो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस के रिस्पेक्ट में हुआ। अगर आप इंक्लाइंड देखेंगे, देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड सरफेस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप दुनिया का हर एक ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। अब जैसे आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, तो ऑलरेडी हम फ्री बॉडी डायग्राम आपको पढ़ाए, क्योंकि वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी है, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर वो समझ में आ गया तो समझिए आप दुनिया के सब चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको याद होगा, एक अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो बॉडी को कंसीडर करते हैं, एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब बॉडी किसी भी तरह रहे, उसका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। और आप पढ़े रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम फोर्स को एक्सिस के रेस्पेक्ट में तोड़ देते हैं। तो मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एंगल इसके साथ बना रहा है अल्फा, तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos अल्फा और इधर हो जाएगा mg sin अल्फा। सरफेस पर ये रखा हुआ, इसलिए एक नॉर्मल फोर्स लगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, और P जो है वो अप्लाइड फोर्स को हम यहां दर्शा रहे हैं। तो यहां से ये जो mg sin अल्फा है, इसको इंक्लाइंड प्लेन का हम याद रखेंगे सेल्फ वेट कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि इंक्लाइंड प्लेन पर सेल्फ वेट क्या होगा, ऑप्शन दे देगा, तो आप mg sin अल्फा को मारेंगे। फिर बहुत बार एंट्रेंस में पूछा गया है, इवन इसरो तक में भी पूछा गया है कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर हो और वो स्लाइड कर रहा है, तो बताइए उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आप बचपन में पढ़े हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास गुना एक्सेलरेशन। और ये mg sin अल्फा क्या है, सेल्फ वेट है, खुद का वजन, जिसके कारण बॉडी नीचे आ रहा है। ये भी एक तरह का क्या है, फोर्स है। तो F इज इक्वल टू कितना, mg sin अल्फा। अब देखिए यहां भी m है, यहां भी m है, तो ये जो a है ये किससे कंपेयर हो रहा है, तो a बराबर कितना हो गया, g sin अल्फा। और ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि इंक्लाइंड प्लेन पर अगर किसी बॉडी को रख दिया जाए तो वो किस एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो यहां पर g sin अल्फा ऑप्शन मारेंगे। एकदम इसको स्टार बना दीजिए और लिख दीजिए इंक्लाइंड प्लेन का ये एक्सेलरेशन है। तो आई थिंक आपको यहां तक अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नोट करके यहां लिख देंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो इनिशियल फाइनल पर डिपेंड ना करके पूरे पाथ पर निर्भर करता हो, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। मतलब डिपेंड अपॉन द पाथ। क्लियर एकदम हो गया। और कंजर्वेटिव में क्या होगा, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर निर्भर करता हो। इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि फ्रिक्शन हमेशा किसी ना किसी सरफेस के रिस्पेक्ट में होगा। चाहे अगर आप फ्लूइड के बारे में भी बात करें तो फ्लूइड भी अगर मतलब लिक्विड जो है वो अगर फ्लो करेगा तो वो भी किसी सरफेस के रिस्पेक्ट में फ्लो करता है। अगर हवा बह भी रही है तो वो भी लेयरों के बीच में। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट में रहता है, लेयरों के बीच में लग रहा है, सरफेस के बीच में लग रहा है, इसलिए इट इज अ कांटेक्ट फोर्स एंड ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द सरफेस। और ये हमेशा सरफेस के पैरेलल रहेगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा सरफेस के पैरेलल रहेगा। देखिए यहां भी फ्रिक्शनल फोर्स, ये देखिए ये रेड कलर से फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आपका मान लीजिए अगर आपका मोशन इधर हो रहा है, या हो सकता है हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो मोशन इधर लगा दिए, मोशन इधर कर दिए, डिपेंड अपन तो कंडीशन की किधर मोशन होगा। तो फोर्स अगर इधर लगा रहे हैं तो मोशन इधर लगा दिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स, यहां ध्यान दीजिएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में इधर लगा दीजिए। अगर बॉडी नीचे आता तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगा देते हैं। हम देखेंगे जब इंक्लाइन प्लेन आपको पढ़ाएंगे तो वहां केसेस आपको डिस्कस कर देंगे। चलिए, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द सरफेस। अब नेक्स्ट आ जाइए लिमिटिंग फ्रिक्शन।
अगर किसी बॉडी को सरफेस पर रखें और अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, तो जब हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि बॉडी तुरंत मूव करता है। चूंकि अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो बॉडी और सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स का डेवलपमेंट होता है और वो फोर्स हमेशा चाहता है बॉडी को रोक दे। तो आखिर अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, ताकत बढ़ाएंगे, तो ये जो रोकने वाला फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का जो सबसे अधिकतम मान होता है किसी भी बॉडी को रोकने का, वैसे फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always come into play before a body began to slide over the surface of another body is called limiting friction। देखिए एक और दूसरा डिफिनेशन भी बताएं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है कब काम करता है, विच कम इनटू प्ले, ये तब लगने लगता है, ये तब काम करता है बिफोर ए बॉडी बिगेन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब कोई बॉडी किसी दूसरे सरफेस पर स्लाइड करने के लिए तैयार हो जाए। मतलब जब हम अप्लाइड फोर्स लगाएं तो अप्लाइड फोर्स का मन होता है कि बॉडी को मूव कराएं, मोशन दें, तो बॉडी और सरफेस के बीच में कांटेक्ट होता है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू से जो बॉडी को रोकता है मोशन करने से, ऐसे फोर्स को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन पाया गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, मतलब जितना ज्यादा आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा। और नॉर्मल रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, तो n का जो वैल्यू हो डायरेक्ट w पर डिपेंड किया। इसका मतलब जितना ज्यादा वेट रहेगा उतना ज्यादा उस पर नॉर्मल लगेगा, जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। और हम जानते हैं कभी भी फिजिक्स में या इंजीनियरिंग के मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और इक्वल टू का साइन देते हैं तो यहां एक कांस्टेंट टर्म आता है म्यू, तो F लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू n, जहां पर म्यू इज इक्वल टू, इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, कोइफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और म्यू का जो मान है वह नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब हम रफ सरफेस पर बॉडी को रख रहे हैं कि स्मूथ सरफेस पर रख रहे हैं, मतलब म्यू का जो मान है वो हमेशा नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा। तो आई होप आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, फटाफट इसको नोट करेंगे। और अब हम लोग पढ़ते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ एक ग्राफ आपको दिखाते हैं, बताते हैं, जिसमें हम लोग अप्लाइड फोर्स लगाएंगे और फ्रिक्शन किस किस तरह से लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं। तो कहता है कि अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन से डिवाइड कर देंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, और उसी कांस्टेंट टर्म को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। मतलब आप नोटिस किए थे कि अगर किसी बॉडी को किसी सरफेस पर रख दें और अगर अप्लाइड फोर्स नहीं लगाएं तब तो बॉडी वेट और नॉर्मल के कारण बैलेंस्ड है। जब हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, बॉडी को मूव कराना चाहते हैं, उसी समय फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्ट हो जाता है। तो कहता है कि अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को नॉर्मल फोर्स से डिवाइड करते हैं तो वहां से हमको एक कांस्टेंट टर्म मिलता है जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये हमेशा याद रखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर रहता है, नॉर्मल रिएक्शन नीचे रहता है। अब किसी किसी बुक में नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल R से भी लिख देता है, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एन, और हम पढ़े यहां से कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन, और यही आपका जो ये आपका फ्रिक्शन का फॉर्मूला बन गया, और इसी पर बेस्ड पूरा आपको न्यूमेरिकल्स बनेगा, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा और नॉर्मल रिएक्शन का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। तो न्यूटन न्यूटन कट गया, इसलिए फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का
कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो लिख भी दिए हैं कि इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। इट इज़ ए जस्ट ए नंबर, ये एक नंबर होता है और इसका जो वैल्यू भी होता है वो 1 से हमेशा याद रखना छोटा रहेगा, मतलब 0.2, 0.3, 0.4, 0.33 ऐसे करके रहेगा। वो डिपेंड करेगा कि दो बॉडी का सरफेस का नेचर कैसा है। तो कहता है कि द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम म्यू कहते हैं, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वह दो बॉडी के कॉन्टेक्ट सरफेस पर डिपेंड करता है, उसके सरफेस के फिनिशिंग पर डिपेंड करता है। सरफेस रफ है कि स्मूथ है, अगर रफ है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान ज़्यादा होगा, अगर स्मूथ है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान कम होगा। जैसे आइस है तो आइस स्मूथ होता है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान कम होगा। रफ अगर कोई सरफेस आप ले लेते हैं तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आई थिंक अब यहाँ से फिगर से भी आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम लोग अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो मोशन होना चाहता है, तो मोशन को रोकने के लिए बॉडी और सरफेस के बीच में एक अपोजिट फोर्स डेवलप हो जाता है और ऐसे फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन से डिवाइड करने पर जो टर्म आता है उसी को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशन भी नहीं होता है। आगे कह रहा है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। ये भी हो गया क्लियर। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, मैक्सिमम टाइम आप पूछा गया है कि ये आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एस लिखा है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे अगर हम अप्लाइड फोर्स लगाएं और फ्रिक्शनल फोर्स का मान ज्यादा है तो बॉडी मूव नहीं करेगा, तो उस समय जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मान ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव करेगा, ठीक है। और ये है कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब अगर कोई सर्कुलर बॉडी मूव कर रहा है तो वहां जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसको कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो रिपीट कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मान ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और उससे भी आपका जो मान है रोलिंग फ्रिक्शन का सबसे कम होगा। रोलिंग फ्रिक्शन का सबसे कम, काइनेटिक का फिर थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा पर इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए ये सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू इससे, एज कंपेयर टू इससे। तो आई होप आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विथ अप्लाइड फोर्स। जब हम किसी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो उस केस में हम लोग चेक करेंगे कि फ्रिक्शन किस तरह से वैरी करता है, चेंज करता है। तो दो लाइन आप खींच देंगे, एक एक्स एक्सिस जो अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, अप्लाइड फोर्स को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस में हम फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट किए। अब मान लीजिए ये बॉडी रखा हुआ है और इस पर हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, तो जब अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपको लगते जाएगा। और उस समय आप नोटिस किए थे कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये वेट के बराबर है, तो अगर आपका वेट ज्यादा है तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है इसका मतलब अप्लाइड फोर्स भी आपको ज्यादा लगा रहेगा। तो यहां से क्या होता है, जब हम कोई भी बॉडी पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, P का वैल्यू 0 तो फ्रिक्शन का भी वैल्यू 0, मतलब P नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है। धीरे धीरे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब P का वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन का भी मान क्या हो रहा है, ये देखिए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और एक पॉइंट आ रहा है जिस पॉइंट पर बॉडी मूव करने के लिए तैयार हो जा रहा है, तो जिस पॉइंट पर बॉडी स्टैटिक से मतलब रेस्ट से मोशन जाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंपेंडिंग मोशन कहते हैं। इंपेंडिंग मोशन का मतलब होता है कि जिस जगह बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड, मूव करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे पॉइंट को हम लोग इंपेंडिंग मोशन कहते हैं। और इससे हम लोग डॉटेड करके एक लाइन ड्रॉ की, और यहां जो हमको फोर्स मिलेगा कि किस फोर्स पर ये बॉडी मूव करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको हम लोग इंपेंडिंग अप्लाइड फोर्स कहते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, बॉडी अपने आप को रेसिस्ट कर रहा है मोशन होने से, और यही मैक्सिमम वैल्यू पर जो आपको फ्रिक्शन मिलता है डॉटेड करके, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अब बॉडी का एक मैक्सिमम क्षमता था रेसिस्ट करने का, रोकने का,
और वो लिमिट यहां पर पहुंच गया, तो अगर हम अप्लाइड फोर्स का मान बढ़ाएंगे, देखिए अप्लाइड फोर्स का मान इधर बढ़ रहा है, और अगर अप्लाइड फोर्स का मान बढ़ेगा और बॉडी में रेसिस्ट करने का क्षमता, रोकने का क्षमता एक लास्ट तक था यहीं तक, तो अब तो क्लियर है कि बॉडी अब अनबैलेंस्ड हो जाएगा, नहीं रोक पाएगा। तो उस केस में देखिए फ्रिक्शन घटेगा, एक बैग फ्रिक्शन घटेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप नोटिस कर रहे हैं कि फोर्स आपका बढ़ रहा है, तो पर ये मैक्सिमम लिमिट था, अब बॉडी अपने आप को रेसिस्ट ही नहीं कर पा रहा, रोक ही नहीं पा रहा है सरफेस से, कांटेक्ट से छूटने या बचाने से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से जस्ट नीचे अब देखिए बॉडी मोशन में आ चुका है, ठीक है। और यही पॉइंट आपका इंपेंडिंग मोशन होगा और इधर से बॉडी मोशन में आ गया। तो इतना दूर का जो रीजन आपको दिख रहा है, ये देखिए ये रीजन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन, और इसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, मतलब बॉडी रेस्ट में होगा। इसमें क्या होगा, बॉडी रेस्ट में होगा। और यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, इसका मतलब पी का मान बढ़ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स का भी मान बढ़ रहा है। अब बॉडी मोशन में जा रहा है, तो याद रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मान हमेशा ज्यादा रहेगा एज कॉम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक्स में बॉडी रेस्ट रहता है और काइनेटिक में बॉडी मोशन में रहता है। यही हम लोग टाइप ऑफ फ्रिक्शन में डिस्कस करेंगे, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। बस अभी याद रखना है कि अगर कोई स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है या लग रहा है, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स का मान कम है और फ्रिक्शन का मान ज्यादा है, तो ऐसे फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो इतने दूर में बॉडी मूव नहीं कर रहा। बॉडी कब मूव कर रहा है, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन पर पहुंच गया, तब अब बॉडी तो रोक नहीं पा रहा है और अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए बढ़ते जा रहा है। तो उस जगह जो फ्रिक्शन लग रहा है ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहां से ये रीजन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन का रीजन हो गया। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ये रीजन जो है ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का रीजन हो गया, जहां पर बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो इसमें कुछ केसेस याद रखेंगे कि अगर अप्लाइड फोर्स का मान कम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, अगर अप्लाइड फोर्स का मान कम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, मतलब ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है उसका मान ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स का मान कम है, तो बॉडी रेस्ट में रहेगा। समझ में? अगर अप्लाइड फोर्स का मान ज्यादा है एज कॉम्पेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, देखिए अप्लाइड फोर्स का मान ज्यादा है, इधर बढ़ रहा है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अब नहीं बढ़ रहा है, तो उस केस में बॉडी मूव करेगा। और अगर अप्लाइड फोर्स का मान लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे मोशन को इंपेंडिंग मोशन कहते हैं। इसका मतलब इस जगह बॉडी या तो मूव भी कर सकता है या हो सकता है रेस्ट में भी रह जाए, इसलिए ये इंपेंडिंग मोशन होता है, मतलब कि बॉडी अब मूव करने वाला है, किया नहीं करने वाला है। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा ये सेक्शन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।